हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑपरेटर इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन, या इसी रिप्रेजेंटेशन को हम पिक्चर भी कहते हैं, इन श्रोडिंगर पिक्चर। श्रोडिंगर पिक्चर के मदद से कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे ऑपरेटर के फॉर्म में, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। इसी का दूसरा नाम आप ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन श्रोडिंगर साहब ने दिया था, उसके बाद फिर हाइजेनबर्ग साहब आए, उन्होंने कुछ अपना दिया, और फिर उसके बाद डिराक साहब आए, उन्होंने कुछ अपना इक्वेशन ऑफ मोशन दिया। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लासिकल से इसको मैं रिलेट करने का कोशिश करूंगा, ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती रहें, तथा साथ ही साथ इसको जब पूरा इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लूँगा तो उस पर एक एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि इसका यूज कैसे होता है। क्लियर? ये टॉपिक अगर कहा जाए तो एमएससी का टॉपिक है। आज भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी कई सारे यूनिवर्सिटी में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रोफेसर साहब लोग ऐसा सिलेबस डिजाइन किए हैं कि एमएससी का टॉपिक भी बीएससी में उठा उठा डाले हैं। इस टॉपिक के जैसे यूनिटरी ऑपरेटर हो गया, ये सब ऑपरेटर आपको क्लियर नहीं है, तो थोड़ा बहुत संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश रहेगा कि उस ऑपरेटर के अलावा ऑपरेटर को किनारे करके मैं दूसरे तरीके से इसको निकालूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसे ही आप एक एग्जाम्पल करेंगे आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स पे चलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मान लीजिए क्या है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक, जिसका मास क्या है, यम है, यम मास है। ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक, मान ले रहे हैं t = 0 पर इसका जो स्पीड है वो क्या, u है, और ये क्या, इसका जो एक्सीलरेशन है, कुछ टाइम बाद जो एक्सीलरेशन इसके अंदर आ रहा है जब मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या है, कुछ वैल्यू उसका हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ वैल्यू है। ठीक, u का भी कुछ वैल्यू वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये जो डेटा है ये सब क्या बता रहे हैं, इस पार्टिकल का प्रेजेंट स्टेट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इसका प्रेजेंट स्टेट बता रहे हैं। किसका, इस पार्टिकल का। अगर कोई आपसे कहे कि इस पार्टिकल का फ्यूचर स्टेट बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, मतलब अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे था और t = 5 सेकेंड बाद ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब t = 5 सेकेंड बाद ये पार्टिकल कितने दूर होगा, इस इनिशियल पोजीशन अगर इसको हम x0 कर देते हैं तो यहाँ से कितना दूर होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और लिखेंगे x = ut + ½ at², और इसमें दिए गए डेटा को पुट करके आप आसानी से इस पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब इस पार्टिकल के फ्यूचर स्टेट को, इस पार्टिकल के फ्यूचर स्टेट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर। फ्यूचर स्टेट कैसे हम लोग बता पाए, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से इस पार्टिकल के फ्यूचर स्टेट को बता पा रहे हैं। कोई कह दे अच्छा t = 0 के पहले इसका पास्ट स्टेट क्या है, मतलब t = -2 सेकेंड पर इसका क्या कंडीशन है, तो उसको भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन एक हम लोग के पास ऐसा शस्त्र है जिसके हेल्प से हम पार्टिकल के फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट स्टेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब अगर ऐसे आप कहिए सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमको पार्टिकल का किसी टाइम पे स्टेट पता है, ठीक, कैसे स्टेट पता रहेगा, इन सब पैरामीटर के हेल्प से पता रहेगा कि मास कितना, एक्सीलरेशन कितना है, उसका स्पीड कितना है, ये सब कितने टाइम पर है। ठीक, तो हम उसके बिहाफ पर उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे उसका क्या कंडीशन होने वाला, मतलब उसके फ्यूचर के स्टेट को बता सकते हैं, और उसके पास्ट के स्टेट का भी अनुमान लगा सकते हैं कि पास्ट में भी वो पार्टिकल ऐसा रहा होगा, मतलब पास्ट में भी उसका स्टेट कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये तो हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये किसके लिए था, ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन जो था ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए था। लेकिन अब हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के पढ़ रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल तो पार्टिकल होता नहीं है, पार्टिकल क्या होता है, मैटर वेव की तरह होता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को डील करते हैं, पार्टिकल को डील करते नहीं हैं। तो इसका मतलब अब हम लोग को कुछ नया इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ईजाद करना पड़ेगा, नए इक्वेशन ऑफ मोशन की खोज करनी पड़ेगी। उसी को श्रोडिंगर साहब ने क्या किया, निकाला। क्यों निकाला, क्या इससे काम नहीं चलता, इससे काम बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल ही रहता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को हम नहीं डिस्कस करते हैं, हम पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को डिस्कस करते हैं, या हम वेव पैकेट के बारे में बात करते हैं। ठीक,
तो आप जान रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव पैकेट होता है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया रिप्रेजेंट किया जाता है, एक फंक्शन जिसको क्या कहते हैं, वेव फंक्शन साइन आर टी कहते हैं। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव होता है उसको एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन साइन आर टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो मतलब अगर हमको उस पार्टिकल का किसी टाइम पर क्या उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है पता है, जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जैसे पार्टिकल है, ठीक, तो इसमें क्या है, वेव नेचर है। ठीक, पार्टिकल क्या शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इससे एसोसिएटेड पैरामीटर क्या है, हम लोग का जो श्रोडिंगर साहब ने बताया था, क्या बताया था कि उसका वेव फंक्शन ये मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो अगर क्या हो, हमको किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू पता हो, इसका कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे ABC कुछ वैल्यू इसका मतलब होगा। ठीक, तो t इक्वल टू 0 पर अगर हमको प्रेजेंट स्टेट पता है, इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसके क्या कर सकते हैं, पास्ट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक, साथ ही साथ एक और पैरामीटर है जिसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के क्या फ्यूचर को और पास्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमको प्रेजेंट स्टेट की जानकारी है तो। और वो कौन सा पैरामीटर है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या, एक मेजरेबल क्वांटिटी तो है, जैसे अगर हमको ऑपरेटर मान रहे हैं, एक कोई ऑपरेटर है, ये भी अगर हमको पता है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पता कर सकते हैं। क्लियर है, अगर t इक्वल टू 0 पे इसका ऑपरेटर क्या हो सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, एनर्जी ऑपरेटर, मतलब पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड कुछ मेजरेबल क्वांटिटी, पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, पार्टिकल का ये कितना होगा, कोई पता करना कहे तो क्या करेंगे, ऑपरेटर लगा के उसके ऊपर वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करके हम उसका पता कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ऑपरेटर भी क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इसके हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो अगर t इक्वल टू 0 पर क्या मोमेंटम है, फिर इधर t इक्वल टू पीछे मतलब पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हमको जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना पड़ेगा वो साइन और ऑपरेटर की हेल्प से बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स क्या, टाइम के साथ साथ इसके स्टेट में क्या चेंज हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो रही बात टाइम के साथ चेंज देखने का, सबसे आसान तरीका क्या रहता है, अगर मान लीजिए ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो da/dt लिख दें, तो ये बता देगा कि टाइम के साथ इस ऑपरेटर का क्या वैल्यू चेंज हो रहा है और उसी के बिहाफ पे हम इसके फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डील करेंगे वो वेव फंक्शन और ऑपरेटर की मदद से क्या करते हैं, डील करते हैं। इसी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑपरेटर लिखा गया है। ठीक, क्यों ऑपरेटर लिखा गया है, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है। मतलब ये क्या है, ऑपरेटर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को जब लगाएंगे किसी मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, वो क्या करेगा, जब किसी फंक्शन को अप्लाई करेगा एक डेफिनेट वैल्यू देगा ना, तो क्या होगा, वो क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर किसी फंक्शन पे हम ऑपरेटर लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमको एक मेजरेबल वैल्यू मिलेगा। तो वैसे इसके फ्यूचर को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेजरेबल वैल्यू मिलना मतलब उसको हम मेजर कर पा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए उपयोगी है। क्लियर, तो इसका नाम ऑपरेटर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, अब रही बात क्यों ऑपरेटर यूज किए हैं, क्यों हम लोग ऑपरेटर यूज किए हैं। ठीक, तो ऑपरेटर इस वजह से यूज किए हैं कि देखिए 2-3 लोग थे, ठीक, कौन कौन, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डिराक। तो श्रोडिंगर साहब ने क्या किया, ऑपरेटर को टाइम के साथ इंडिपेंडेंट माना और इसको वेव फंक्शन साइन को क्या माना, टाइम डिपेंडेंट माना। देखिए सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, बताएंगे। और फिर देखिए क्या हुआ, हाइजेनबर्ग साहब ने क्या किया, ऑपरेटर को टाइम डिपेंडेंट माना और वेव फंक्शन को टाइम इंडिपेंडेंट माना। मतलब इसको समझिएगा, इस चीज़ को, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए जितने लोग थे जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटम मैकेनिक्स में दिए, सभी लोग ने अपना अलग अलग क्या किया, एजम्पशन माना। ठीक, ये जो श्रोडिंगर साहब थे इन्होंने क्या किया, साइन को टाइम डिपेंडेंट माना। श्रोडिंगर ने साइन को क्या किया, टाइम डिपेंडेंट माना और ऑपरेटर को क्या माना, टाइम इंडिपेंडेंट मानकर क्या दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया। इसके बाद हाइजेनबर्ग साहब आए, इन्होंने क्या किया, साइन को टाइम इंडिपेंडेंट माना और ऑपरेटर को क्या माना, टाइम डिपेंडेंट माना। फिर डिराक साहब आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइन और ओ दोनों को क्या माना,
टाइम डिपेंडेंट मानकर क्या दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया। ठीक, तो हम लोग को बस पहला वाला पढ़ना है, श्रोडिंगर वाला, ये बस सिलेबस में है। बाकी जब आप एमएससी में जाएंगे तो ये तीनों एक साथ फिर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे यूनिटरी ऑपरेटर वगैरह की हेल्प से। यहाँ पे आप यूनिटरी ऑपरेटर वगैरह पढ़े नहीं हैं तो मैं दूसरे तरीके से इसको बताऊँगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। क्लियर? तो इसमें जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो ऑपरेटर के हेल्प से यूज करेंगे, मतलब ऑपरेटर की मदद से निकालेंगे। इस वजह से इसको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑपरेटर, और किसके हेल्प से, मतलब किसके मेथड को यूज करके निकालेंगे, श्रोडिंगर साहब के इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। इस वजह से इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन या श्रोडिंगर पिक्चर लिखा गया है। क्लियर? तो अब हम लोग चलेंगे कि एग्जाम में कहाँ से स्टार्ट करना है उसको देखेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट, देखिए अब एग्जाम में क्या लिखना है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, श्रोडिंगर पिक्चर ORR रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन विच स्टेट वेक्टर आर टाइम डिपेंडेंट एंड ऑपरेटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल्स भी कर सकते हैं, आर टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो श्रोडिंगर ने क्या किया, जो अपना फॉर्मुलेशन दिया, जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, जो अपना पिक्चर दिया इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, उसमें उन्होंने क्या एज्यूम किया था कि जो स्टेट वेक्टर होगा, स्टेट वेक्टर कौन, साइन, वो क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, और जो ऑपरेटर्स होंगे वो क्या होंगे, टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए, और इसी का उल्टा कौन दिए थे, हाइजेनबर्ग साहब दिए थे। हाइजेनबर्ग साहब ने जो अपना पिक्चर दिया, मतलब अपनी तरफ से इक्वेशन ऑफ मोशन दिया, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो स्टेट वेक्टर होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा और ये ऑपरेटर होगा उसको टाइम डिपेंडेंट बनाया था। दोनों लोग एक दूसरे का उल्टा करके इक्वेशन दिए थे। अब देखिए यहाँ पे द ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर। देखिए ये चीज़ मैं पहले ही बताया था जब पढ़ा रहा था आपको जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वहीं पे चीज़ें स्पष्ट कर दिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स से जब हम ऑपरेटर को मानते हैं तो हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं। और क्यों हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या रखता है, रियल आइगन वैल्यू रखता है। ये मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ। और जो रियल आइगन वैल्यू होता है उसको एक्सपेरिमेंटली लैब में कैलकुलेटेड वैल्यू होता है वो। ठीक, तो इस वजह से जनरली हम लोग जो ऑपरेटर लेते हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं, क्योंकि वो रियल आइगन वैल्यू रखता है और जो रियल आइगन वैल्यू है वो लैब में कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। क्लियर? तो ये लाइन क्लियर क्यों ऐसा लिखे हैं, इसी वजह से लिखे हैं क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर है रियल आइगन वैल्यू, और जो क्या होता है लैब में कैलकुलेटेड होता है वो पता होता है। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए फिर लिखे हैं इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन द स्टेट ऑफ सिस्टम एट गिवन टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन आर टी। बात सही है, साइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इज गिवन बाई, अब देखिए यहाँ पे आर टी नहीं लिखे हैं, बता दिए, अंडरस्टूड है। तो एच साइन इक्वल टू क्या होगा, आई एच कट डेल साइन ओवर डेल टी। ये कहाँ से लिखे हैं इसको बता दिए कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके लिख रहे हैं। और जहाँ पे एच क्या है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, बिकॉज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इस वजह से जो हम हर्मिशियन ऑपरेटर मान रहे हैं उसमें कौन सा ऑपरेटर मान रहे हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मान रहे हैं। और हमको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहाँ से, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहाँ से मिला, श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से मिला। इस वजह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या होता है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इस वजह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रखे रहिएगा। क्लियर रहना चाहिए। अब इसके आगे क्या करना है उसको पहले मैं लिखूंगा और फिर समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग को ये इक्वेशन मिला था। ठीक, नीचे यहाँ लिखे थे उसी को ऊपर लिख दिया हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हूँ। तो आप भी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा। ठीक, दोबारा मत लिखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने चल रहे हैं। तो क्या मिलेगा, एच के जगह एच स्टार, साइन के जगह साइन स्टार, आई के जगह माइनस आई, एच कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, फिर साइन स्टार, साइन के जगह साइन स्टार और टी कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। क्यों ऐसा हो रहा है अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो ऑपरेटर बताए ना कि एक ऑपरेटर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे मान ले रहे हैं कोई एक ऑपरेटर ले रहे हैं, ऐसे समझिए। पहले क्या बताए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑपरेटर के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसका टाइम के साथ वेरिएशन निकालना तो क्या लिख देंगे, da/dt लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ हमको इसमें और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स में हम एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं बताते ना, उसमें हम क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं। इस वजह से ये ऑपरेटर जो हम यहाँ लिख रहे हैं या जो ए लिख रहे हैं, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ए लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि
पार्टिकल क्या है, वेव नेचर में है, तो उसका एग्जैक्ट एनर्जी पता लगाना, एग्जैक्ट मोमेंटम पता लगाना क्या है, पॉसिबल है नहीं, तो उसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। ये चीज़ क्लियर। ए की जगह ई हो सकता है, पी हो सकता है, पार्टिकल का एनर्जी, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस वजह से क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगाएंगे। एक जनरल कोई ऑपरेटर मान रहे हैं, ये ऑपरेटर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पार्टिकल के एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अभी एक जगह मोमेंटम रख के हम इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिख कर दिखाएंगे आगे जब एग्जाम्पल आएगा तो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, या आप कहेंगे तो एक जगह हम पोजीशन ऑपरेटर रख के इजी केस आपको दिखा देंगे, मतलब इस पे एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाएंगे आगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर एक कंसिडर किए, एक जनरल ऑपरेटर है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब इसका पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए इसको एंगुलर ब्रैकेट में रखेंगे और लिमिट लगाएंगे -∞ से इनफाइनाइट साइन स्टार, और साइन ए को क्या करते हैं, बीच में बैठा देते हैं, और क्या हो गया, डीवी हो गया। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, हमको टाइम के साथ क्या करना है, पार्टिकल के फ्यूचर को या पास्ट को प्रेडिक्ट करना है, तो टाइम के साथ वेरिएशन निकालना है। तो टाइम के साथ वेरिएशन क्या होगा, उसको डिफरेंशिएट कर देना, डी/dt कर देना उसका ऑपरेटर का। तो क्या करेंगे, डी/dt इसका करेंगे, तो लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t कामा वी गेट, तो dA/dt इसका हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किए, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, तो एक क्या करेंगे, इसको पार्शियली क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि तीन फंक्शन है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इधर देखिए टोटल डेरिवेटिव का साइन है, लेकिन इधर जब ले जाएंगे, अंदर ले जाकर जब ऑपरेट करा रहे हैं इसको, तो पार्शियल डेरिवेटिव करा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी दो को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों को कांस्टेंट मान लिए, पहले बार इसको किए, तो कर ली साइन, और मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन यूज कर रहे हैं, ठीक। कर ली साइन स्टार ओवर कर ली टी, ये दोनों कांस्टेंट थे उस टाइम। अब फिर क्या किए, इसको कांस्टेंट मान लिए, अब ए को डिफरेंशिएट कर दिए, तो पार्शियली किए हैं। इधर देखिए टोटल है, क्योंकि अकेले था ये, इधर कई सारे हैं, तो पार्शियली हम कर रहे हैं। अब देखिए फिर तीसरे टर्म में इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, तीसरे टर्म में इन दोनों कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डीवी हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों इक्वेशन 1 और 2 लिखे थे। अब देखिए ये क्या, इसका वैल्यू जो होगा इक्वेशन 2 के हेल्प से हम यूज कर सकते हैं, और जो इसका वैल्यू है, ये मतलब ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इससे हम लोग को कुछ नए चीज़ें मिलेंगे। तो अब क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन एबव इक्वेशन कामा वी है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, जहाँ पे मतलब जहाँ कर्ली साइन स्टार ओवर कर्ली टी है, वहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये IH कट नीचे आ जाएगा, IH कट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और माइनस साइन आ जाएगा, देखिए ऐसे लिख दिए। और फिर जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, प्लस साइन के साथ रहेगा, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया इसके जगह, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल गया। अब इसके आगे क्या करना है उसको पहले मैं लिखूंगा और फिर समझाऊंगा, ओके स्टूडेंट। देखिए अब इसके आगे क्या करना है, लास्ट सेशन में यहाँ तक हम लोग लिखे थे, ठीक। इसके आगे क्या करना, अब इसको मैं ऊपर यहाँ लिखा हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किए हैं, IH कट कॉमन ले लिए हैं, 1/IH कट, एच कट इसमें भी है, 1/IH कट इसमें भी है, उसको कॉमन ले लिए हैं, ठीक। अब ये टर्म निगेटिव साइन के साथ है तो इसको बाद में लिख दिए हैं, और वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसको पहले लिखे हैं। तो IH कट 1/IH कट कॉमन लिए, तो साइन स्टार ए एच साइन बचा, तो साइन स्टार ए एच साइन बचा। अब इसको जब इसमें से जब कॉमन लिए तो -7 आ जाएगा सेम ये वैल्यू, तो -H स्टार साइन स्टार ए साइन बचा, ठीक। अब फिर दोनों में डीवी है तो डीवी को कॉमन ले लिया, दोनों में इंटीग्रेशन क्या एक ही है तो इंटीग्रेशन को भी क्या किए, कॉमन ले लिए, ठीक। इतना तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ये समझ सकते हैं, नहीं तो 2 स्टेप हमको फालतू में लिखना पड़ता। अब इधर देखिए क्या किए हैं, जो ये वाला टर्म था इसको कहें तुम किनारे निकल जाओ, और बाकी दोनों को इधर बुला लिए हैं, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिए, ठीक। अगर इक्वेशन नंबर गलत होगा मेरा तो आप अपने हिसाब से जो कॉपी में लिखे होंगे उसको लिख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि इक्वेशन भूलने की बीमारी बहुत तगड़ी है हमको। तो अगर 4 होगा 4 लिख लीजिएगा, 3 होगा 3 लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सिंस H इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, चूंकि H हर्मिशियन ऑपरेटर पहले से हम मान के आ रहे हैं, देयरफॉर वी में राइट, हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये प्रॉपर्टी हर्मिशियन ऑपरेटर की है, जब मैं पढ़ाया था बताया था, ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके जगह क्या करेंगे, इसके साथ क्या है, ये चिपका हुआ है, डीवी भी है, ठीक। वो तो कॉमन लेकर बाहर रखे हुए, लेकिन वास्तव में चिपका हुआ है, तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आया है, इसके बराबर आया। तो इसमें क्या करेंगे, इसके जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा, साइन स्टार एच ए साइन डीवी। इतना चीज क्लियर, ठीक, इतना चीज क्लियर। अब क्या किए हैं, प्लस
अब ये देखिए साइन स्टार कुछ लिखा हुआ है, साइन मतलब इंडिकेशन के साथ अगर कोई बंदा साइन स्टार और साइन के बीच में बैठा है तो उसको इस तरह सिक्योरिटी मिलती है, मतलब एंगुलर ब्रैकेट में होकर बाहर निकल जाता है। क्लियर है चीज़? तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कर्ली ए ओवर कर्ली टी हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ से इसके आगे हम क्या लिखे हैं, इसके आगे क्या लिखे, साइन स्टार को कहे तुम बाएं साइड से निकल जाओ और साइन को कहे तुम दाएं साइड निकल जाओ, और बीच में क्या बचा, ए एच एच ए, ये बचा ए एच एच ए। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट हम लोग को मिल रहा है। अब इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे। ठीक, देखिए कितना आसान है। इसी वजह से यूनिटरी ऑपरेटर में हटा दिया ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। ओके स्टूडेंट, देखिए ये हम लोग को मिला था, नीचे यहाँ था उसको मैं ऊपर लिख लिया हूँ। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जो इसके पहले वाला टर्म मिला था हम लोग को, इसके बगल में क्या था, जो इक्वेशन मिला था यहाँ पे इसके बगल में क्या था, इसको कैसे लिखा गया, डी ए बाई डी टी, और इधर क्या था, आई बाई एच कट। ठीक, और फिर यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साइन स्टार, और क्या था ए एच माइनस एच ए, और इधर क्या था साइन था, और फिर क्या था डी भी था, और साथ में ये टर्म प्लस करके था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो है किसके बीच बैठा है, साइन स्टार और साइन के बीच बैठा है, और इधर क्या डी भी है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एच माइनस एच ए लिख सकते हैं। ठीक ना, जो ब्रैकेट में है इसके बाएं साइड साइन स्टार है, दाएं साइड साइन है, तो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एच माइनस एच ए लिख सकते हैं। ठीक, और ये पहले से हम लोग को मिला था। ठीक, शायद यहाँ तक लास्ट सेशन में हम लोग कर चुके थे। ओके, देख लीजिएगा आप, तो इरेज कर दिया हूँ मैं गलती से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू में मिलेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, ये क्या आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ए एच जब कम्यूट करता है तो ए एच माइनस एच ए देता है, जैसे ए बी हम लोग कम्यूट कराते थे तो ए बी माइनस बी ए देता था, और ये वैल्यू आ गया। तो वेयर अगर आप लेक्चर को सीरीज वाइज देखेंगे ना तो कम्यूटेटर उनटर सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर डायरेक्ट देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वेयर ए एच इक्वल टू क्या होगा, ए एच माइनस एच ए होगा। ये क्या होता है, कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड एच। ठीक, उसका वैल्यू होता है इफ ऑपरेटर ए डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम शुरू में क्या माने कि जो ऑपरेटर ए होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, शुरू में मान चुके हैं ना हम, नहीं श्रोडिंगर साहब माने उसको हम लोग लिखे थे। क्लियर, कि जो ऑपरेटर है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो उसी को लिखा गया है। तब उस टाइम पे ये क्वेश्चन कैसा फॉर्म ले लेगा, कुछ ऐसा फॉर्म ले लेगा। ठीक, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसी को क्या अब लिख देंगे कि इक्वेशन 4, ये चौथा और पांचवा इक्वेशन जो है यही क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है, या इसी को आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑपरेटर इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अगर ए और एच क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हो, तो ए एच का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर ये कम्यूट करते हैं तो कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके आगे यहाँ लिखा हूँ, तब क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन 5 हो जाएगा वो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप एक कांस्टेंट है मोशन के दौरान, तो ये क्या होगा, मोशन दौरान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और आपको पता भी है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लेंगे वो क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू निकलेगा। ठीक, एक्सपेक्टेंस वैल्यू क्या होता है, किसी डायनेमिक वेरिएबल का एक्सपेक्टेंस वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा, उसी को लिखें कि कांस्टेंट रहेगा मोशन के दौरान। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए। अब इसका यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक इसका एग्जांपल देखेंगे और फिर अपने वीडियो को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े उसका यूज कहाँ है उसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, वास्तव में जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये एग्जाम्पल अर्नफेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट जो था उसी का क्या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। जो अर्नफेस्ट थ्योरम है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाता है। मतलब अर्नफेस्ट साहब ने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को क्या किया था, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ से रिलेट किया था। मतलब अर्नफेस्ट थ्योरम एक तरह से आप कह सकते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है। मतलब जिस थ्योरम को फॉलो करके हम क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिक्स में जा सकते हैं, ये चीज़ आप कह सकते हैं। ठीक, तो उसको पढ़ा जाएगा कि इनका स्टेटमेंट क्या है। तो इन्होंने देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हम क्या जानना है, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हम लोग को जानकारी है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास यम है, कोई पार्टिकल है जिसका मास यम है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसको हम कैसे दे सकते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो मोमेंटम होगा अगर निकालना रहे तो क्या लिखेंगे, p = m भी लिख सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स वैसे लिखा जाता है ना,
और यहाँ से देखिए v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, अगर मान ले रहे हैं x डायरेक्शन मूव कर रहा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, px बाई एम हो जाएगा, ठीक। और इस vx को हम क्या ले सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, px बाई एम हो गया। क्लियर। ये चीज़ हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में ये रिलेशन जान रहे थे, वहाँ से एक रिलेशन ये निकाले हैं, ठीक। तो अनफेज साहब ने कहा कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हुए, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए ऐसे ही इक्वेशन आप क्वांटम मैकेनिक्स में लिख सकते हैं, बस वहाँ पे आपको एक चेंज करने की ज़रूरत है। और उन्होंने क्या कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होते हैं उनका नेचर वेव होता है, तो इस वजह से जो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ले रहे हैं उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू बस लिख दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी पार्टिकल के लिए सेम चीज़ बता सकते हैं। मतलब ये dx बाई dt जो है इसके जगह इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दीजिए, तथा इस मोमेंटम की जगह इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दीजिए। तो आप कोई पार्टिकल अगर क्वांटम मैकेनिक्स में है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, श्रोडिंगर साहब के इस ऑपरेटर वाले इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके क्या किया, अनफेज साहब ने क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से जोड़ने का कोशिश किया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ब्रिज बनाया जो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक। कैसे जोड़ता है, तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में ये जानकारी हम लोग को थी कि अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम px इक्वल टू एम भी हो जाएगा, तो v इक्वल टू px बाई एम हो गया। तो v को कैसे लिख सकते हैं, dx बाई dt, तो px बाई एम हो गया, ठीक। तो अनफेज साहब ने कहा कि इसी इक्वेशन से हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में होता क्या है, जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर रखता है, मतलब पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होता है, और हम लोग वेव की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम वेव की स्टडी कर रहे हैं तो जो x है उसको आप क्या करिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में रखिए, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाना हम लोग के लिए मुश्किल है, तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप रख दिए। अब पार्टिकल जब वेव नेचर है तो एग्जैक्ट उसका मोमेंटम बताना ही मुश्किल है, तो उन्होंने कहा क्या करिए, मोमेंटम की जगह भी क्या कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू रख दीजिए। तो सेम जो चीज़ आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या करेगा, पार्टिकल के लिए होल्ड करने लगेगा, बस एक्सेप्टेशन वैल्यू आपको लगाना है, ठीक। और इसी चीज़ को हम लोग इसके हेल्प से देखिएगा अभी प्रूव भी कर लेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से, ओके। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए मान लिया कि जो हम लोग का ऑपरेटर ए है वो x है, क्योंकि हमको x दिखाना है, इतना ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है। तो हम मान लिया कि ऑपरेटर जो है हम लोग का क्या है, x है, ठीक। अब इक्वेशन 5 जो मिला था उसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 जो मिला था उसको कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जब एक जगह यहाँ x लिए हैं तो यहाँ भी एक जगह क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक। अब मान रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है इसका मास m है, लीनियर मोमेंटम क्या है, px है, और उसका पोटेंशियल vx है, तो उसका हैमिल्टोनियन कुछ ऐसे दिया जाएगा। उसका जो हैमिल्टोनियन होगा, यहाँ देखिए एक लाइन स्किप हो गया है, जो हैमिल्टोनियन उसका दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, h इक्वल टू क्या होगा, px स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस v, ऐसे दिया जाएगा, px स्क्वायर बाई 2m प्लस v करके दिया जाता है, क्लियर। ये चीज़ आप देखे थे, जो उसका हैमिल्टोनियन होगा px स्क्वायर बाई 2m प्लस v करके दिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक। जब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग पढ़े थे तो उसमें ये चीज़ हम लोग कर चुके थे, ठीक। तो ये लाइन लिख लीजिएगा, तब फिर इसके बाद ये लिखिएगा, ठीक। तो अगर ये वैल्यू है तो अब यस की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इसको लिख दिए, अब यस की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए ब्रैकेट लगा के, ठीक। और ये क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट है। तब कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि ए कामा और ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा है, तो क्या होगा, ये इसके साथ आ जाएगा और फिर ये इसके साथ एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। तो ये इसके साथ आ गया कम्यूट होने, और फिर प्लस के साथ ये इसके साथ चला गया कम्यूट होने। अब देखिए ये जो वैल्यू होगा वो 2m कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले सकते हैं, चाहे कांस्टेंट इसमें हो चाहे इसमें, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/2m क्या है, कांस्टेंट मान को उसको बाहर निकाल लिए, तो यहाँ ऐसे लिख दिए, और ये वैल्यू यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि x और v क्या है, ये भी x का ही फंक्शन मान है, यहाँ लिखे नहीं, लेकिन जब कर दिया तो अंडरस्टूड है। तो x का जो v के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बगल में आप दिखा दीजिएगा कि x का v के साथ, क्यों, क्योंकि x v माइनस vx ये क्या होगा आपका 0 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक, क्लियर है। इसके साथ जो इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है क्या होता है, 0 होता है, ओके। चाहे आप x भी लिखिए चाहे vx लिखिए, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वजह से क्या होगा, आपस में ये इक्वल होंगे, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा, 0 हो जाता है, क्लियर। अब इसके आगे क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।
ओके स्टूडेंट, देखिए हम लोग को इस रिजल्ट पे चलना है, तो इसके आगे फिर क्या किए, इसको सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। ठीक, तो ये इधर सॉल्व किए हैं, ये क्या किए, जो 2m था उसको 2i h का m लिख दिए, और फिर इसमें क्या किए हैं, प्रॉपर्टी यूज कर लिए हैं। ये देखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी मैं कम्यूटेटर का लिखवाया हूँ। एक बार px क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और एक बार px क्या होगा, कम्यूटेटर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में आएगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिए हैं। ठीक, अब देखिए x px का जो वैल्यू होता है i h कट होता है, इसको भी मैं निकलवाया था वहाँ पे, तो i h कट आ गया। अब i h कट को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, और फिर क्या हो गया, px हो गया, तो i h कट से i h कट कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे px 2 टाइम px होगा, तो 2 बाहर ले लिए हैं, और नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में भी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लिए। ठीक, बस हम लोग को अनफेस साहब ने क्या बताया कि जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं क्वांटिटी, उसका क्या कर लीजिए, एक्साइटेशन वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को स्टडी करते हैं, तो वेव में एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम बताना मुश्किल होता है, इस वजह से एक्सेप्टेशन वैल्यूज का लेते हैं। देखिए ये चीज़ करने पे ये मिल जाता है, और इसको हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से यूज भी कर लिए। ठीक, इसके साथ साथ ही इन्होंने एक चीज़ और बताया था, इसको आप प्रूव करिएगा। क्या बताया था इन्होंने, जैसे F इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम होता है, यह पढ़े ना, जैसे F इक्वल टू क्या, m a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m, और क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं ना, और p इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है, तो यहाँ पे dp/dt क्या होगा, m dv/dt लिख सकते हैं। अगर टाइम को इसमें डिफरेंशिएट करें तो मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उन्होंने ही बताया था कि जैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या है, हम लोग को फोर्स मिल रहा है F। ठीक, और F इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, V होता है। F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, V होता है, या ऐसे आप लिखते हैं माइनस डेल V होता है, या अगर आपका, चलिए ऐसे लिख माइनस ग्रेडियंट भी, ठीक, चलिए चाहे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं। ठीक, तीनों ने कहा ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी का दूसरा फॉर्म ऐसे भी आप देखेंगे, कर्ली वी वाई अगर 1 डायमेंशनल का है, इसको भी 1 डायमेंशनल बना ले, कर्ली वी वाई कर्ली एक्स, ये पढ़े होंगे, जो फोर्स होता है ये माइनस कर्ली वी वाई कर्ली एक्स होता है। तीनों ने कहा कि जो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है ये भी होल्ड करेगा। कौन कहा, अनफेस साहब ने, अनफेस साहब का थ्योरम है। आप क्या करिए, यहाँ पे बस एक्साइटेशन वैल्यू लगा लीजिए। ठीक, अब इधर क्या करना है, एक्साइटेशन वैल्यू जो लगाना है पूरे पे लगाना है, क्योंकि नीचे भी है, अरे सॉरी नीचे एक्स है ऊपर भी है, तो पूरे पैसे लगा लीजिए, तो ये भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। इस चीज़ को आप प्रूव करिएगा। ठीक, क्लियर है, इस चीज़ को श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से प्रूव करेगा। यही यूज है श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसके हेल्प से अनफेस साहब ने क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में एक ब्रिज बना दिया कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में आ सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो ऑपरेटर के लिए, उसको यूज करके बस जो वैल्यू दिया गया है उसके जगह क्या करिए, उसका एक्साइटेशन वैल्यू रख लीजिए। जितने डायनेमिक वेरिएबल हैं उसकी जगह उसका एक्साइटेशन वैल्यू रख लीजिए। अब यहाँ पे v भी था, x भी था, इसलिए पूरे को ब्रैकेट में रखना पड़ा। ठीक, यहाँ पे t और m कांस्टेंट था, तो उसको एक्साइटेशन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायनेमिक वेरिएबल नहीं है। क्लियर, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस तरीके से आपका क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 फिनिश हो गया। अब जल्द ही हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, लेक्चर अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।